नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। आईएसबीटी परिसर में गंदगी देख नाराज हुए सीएम, खुद झाड़ू थाम कर की सफाई अधिकारियों को दी चेतावनी। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा अस्पताल में कैशलेस इलाज। सीएम धामी ने बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश, कहा सड़क हादसों को रोकने के लिए भी उठाए जाए उचित कदम। पिछले 3 सालों में बनी स्थायी प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने खड़े किए सवाल। गोदियाल ने पूछा, पिछले 8 साल से किसकी थी सरकार, कैसे बनी फर्जी प्रमाण पत्र। पूर्व सीएस के बेटे के मारपीट के मामले में बीजेपी नेता चैंपियन के बेटे पर एक्शन, पुलिस ने निलंबित किए दिव्य प्रताप के 3 हथियारों के लाइसेंस। आगे की कार्रवाई जारी। अब खबर विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। सीएम के अचानक आईएसबीटी पहुंचने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने परिसर में स्वच्छता, यात्रियों की सुविधा, संचालन व्यवस्था और परिवहन प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी परिसर में कई स्थानों पर फैली गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बस अड्डा देहरादून जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई भी की और अधिकारियों को संदेश दिया कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने परिवहन विभाग और एमडीडीए के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आईएसबीटी परिसर की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। हर स्थान पर स्वच्छता संबंधी सूचना पट पर लगाई जाए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि यात्रियों को प्रदूषण, कचरा और धूल से मुक्त वातावरण मिले। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को विशेष रूप में निर्देश दिए कि आईएसबीटी के स्वच्छता और व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर तत्काल उसका लागू किया जाए। देखिए, पूरे साल भर पूरे देश से और दुनिया से करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन है, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी है, रेलवे स्टेशन है, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग, चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और साफ सफाई के साथ ही साथ यहाँ पर जो पेयजल है और जो हमारे शौचालय हैं या जो आम सुविधाएं हम देते हैं यात्रियों को, उसके बारे में उन्होंने निरीक्षण किया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान बरतने के साथ ही साथ जो इसकी खराब हो रही हैं, जो भी जहाँ पर टाइल्स वगैरह टूटी हैं, उस सबको ठीक करने के निर्देश दिए, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और पूरे देश से सभी लोग यहाँ आते हैं, तो इसका एक अच्छा रूप होना चाहिए। तो जो भी कमियाँ हैं उसको हम लोग दूर करके उसको ठीक करेंगे। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावितों को आयुष्मान योजना के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव तैयार करने की निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं से
को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में संगम चेकिंग की जाए। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जाए, वाहन ओवरलोडिंग ना हो। यातायात के नियमों के पालन के लिए लोगों को नियमित रूप से जागरूक किया जाए। यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक संसाधन के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों भी जांच होनी चाहिए, ताकि यहां पता लगा सके कि कितने लोग ने फर्जी या कुचरित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही यही सवाल राज्य की भाजपा सरकार से पूछती रहती है। कहा कि आज राज्य में बहुत संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं, वह गरीबों का सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके हक पर डाका डाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सकते। ये इस कृत्य में बराबर के साझीदार हैं और बराबर के दोषी हैं। अधिकारियों को तो धामी जी दंड देंगे, शायद, मुझे लगता नहीं कि देंगे, पर चलो मान लिया देंगे, लेकिन धामी जी को दंड कौन देगा जिनकी सरकार में ये सब हुआ। और इस लोकतंत्र में मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग बीजेपी के विवादित नेता कुंवर प्रणब चैंपियन के बेटे पर शिकंजा कसता जा रहे हैं। पूर्व सीएम के बेटे से मारपीट करने के आरोप चैंपियन के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने उनके 3 हथियार को लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सुनवाई के बाद इन तीनों असलहों के लाइसेंस निरस्त होने की उम्मीद है। मंगलवार हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के 3 असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। आपको बता दें, दरअसल बीते शुक्रवार रात को देहरादून में करीब 10:30 बजे पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशवर्धन दिलाराम चौक से साई मंदिर की तरफ जा रहे थे। उस समय कार यशवर्धन का ड्राइवर चला रहा था। जैसे ही वो पैसिफिक मॉल के पास पहुंचे, तभी लैंड क्रूजर और उसके साथ एक ट्रक में लगी बोलेरो के ओवरटेक करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि सड़क पर उचित जगह नहीं दिखने पर यशवर्धन का ड्राइवर पीछे वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं दे पाए। उसके बाद पीछे से आ रहे दोनों कार सवारों ने तेजी से ओवरटेक करते हुए यशवर्धन की कार के आगे अपनी कार लगी और उसे रोक लिया। आरोप है कि पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह, गनर राजेश सिंह और अन्य लोगों ने यशवर्धन और उनके ड्राइवर को कार से खींचकर बाहर निकाला और मारपीट करने लगे। आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशवर्धन के ड्राइवर को भी पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। वैराज मार्ग पर बने डंपिंग स्थल कूड़े के दर में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों डंपिंग कूड़ा स्थल क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका टनकपुर दीपक
वडला कोची ने बताया कि टनकपुर डंपिंग स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कूड़े में लगाई गई आग की जानकारी मिलते ही नगरपालिका प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। प्रातःकाल ही फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से किसी प्रकार की बड़ी हानि की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्थल पर निगरानी बढ़ाने तथा आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रातःकालीन जब हमें पता चला कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कूड़े की ढेर पर आग लगा दी गई है, हमारे द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा ली गई है। और आगे बताना चाहूँगा कि हमने लीगेसी वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए शासन को DPR भेजी गई है और वर्तमान में जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है हमारी DPR स्वीकृत कर ली गई है। धनराशि प्राप्त होने पर ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर लिया जाएगा। प्रातःकालीन जब हमें पता चला कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कूड़े की ढेर पर आग लगा दी गई है, हमारे द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा ली गई है। और आगे बताना चाहूँगा कि हमने लीगेसी वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए शासन को DPR भेजी गई है और वर्तमान में जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है हमारी DPR स्वीकृत कर ली गई है। धनराशि प्राप्त होने पर ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर लिया जाएगा। रेलवे रोड के निकट अवधून आश्रम मार्ग पर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। 4 लुटेरों ने एक दूध बेचने वाले गुर्जर को जबरन लूटा है। लूट के दौरान गुर्जर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया और जब कुछ लोग एक घर से बाहर निकले तो तब तक लुटेरे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गुर्जर ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन उनको पकड़ने में सफल नहीं हुआ। यह लूट की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने घटना के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी और लुटेरों को पकड़कर लूटी गई नकदी वापस दिलाने की मांग की। गुर्जर ने पुलिस को बताया कि लुटेरे करीब 15,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हुए हैं। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। मौखिक शिकायत मिलने पर पुलिस लुटेरों को पहुंचकर पकड़ने के प्रयास में जुट गए हैं। गुर्जर रानी पोखरी क्षेत्र का रहने वाला है, जो प्रतिदिन शहर में लोगों के घरों में दूध देने के लिए आते हैं। बता दें कि दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से लोगों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चा की जा रही है। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी असरुल सिंह ने लक्ष्मेश्वर वार्ड का निरीक्षण करते हुए नाला निर्माण के दौरान टूटे हुए मार्ग का अविलंब पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वार्ड वासियों ने हाल ही में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया था कि नाला निर्माण कार्य के बीच रास्ता क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं स्थल का भ्रमण किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग में आवश्यक स्थानों पर रेलिंग निर्माण और नाले की नियमित सफाई कराने भी आदेश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की सुविधा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होता है कि एस्टिमेट में ये लोग ये नहीं देख पाते हैं कि वो जो नाले हैं उधर लोग वॉकिंग पहले चल के नीचे भी जाते थे, तो नाला चौड़ीकरण करना तो ठीक है, एक बात है, बट लेकिन उसकी यूटिलिटी हमें जीरो नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में नॉर्मली देखा जाता है सीढ़ियों से चढ़ के हम डिस्टेंस अपना कम करते हैं, रोड से तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी जो थी वो हाइट इनकी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा रिस्की भी है, ये थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्की है कि अगर बरसात हो तो किसी का पैर भी स्लिप हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इनको बोल दिया गया रेलिंग भी लगा देंगे और जो कागज़ों में जितनी ज़मीन है उतना ये रास्ता बना देंगे उसके ऊपर। दूसरा, नाले की जो सफाई से रिलेटेड बात करी है, जो इनको आगे कनेक्ट करना है, वो NH रानीखेत डिवीजन है वो कर रहा है, तो तब तक ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। 27 तारीख को एक बार इसका दोबारा निरीक्षण करके और उनके साथ भी मीटिंग करके वो वाला काम भी हम स्टार्ट करवा देंगे। बुजुर्ग लोग हैं वो 8-9 महीने से अपने घरों में बंद पड़े हैं, रोड में अपना आ नहीं पा रहे हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो सामूहिक रास्ता है इसको बनाया जाए। अगर इसमें प्रशासन भी नहीं बनाती है, फिर हम जो जनता के अपने मानव अधिकार हमारे हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। धरना देना
एनएच को जाम करना, और इसके बाद भी नहीं होगा तो हम माननीय अदालत के शरण में जाएंगे, यही हम लोगों का कहना है। दिनेशपुर से एक प्रेरणादायक पहल की खबर है, जहां श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए 66 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के अध्यक्ष हरविंदर सिंह चूग दिनेशपुर निवासी 45 वर्षीय सपन के घर पहुंचे। सपन कई वर्षों से चलने फिरने में असमर्थ है। 3 छोटे बच्चों वाला यहां परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। स्थिति का आकलन करने के बाद ट्रस्ट ने तुरंत निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। व्हीलचेयर मिलने के बाद सपन और उनका परिवार बेहद भावुक नजर आया। ट्रस्ट के अध्यक्ष हरविंदर सिंह चूग ने बताया कि संस्था का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचना है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि और अधिक जरूरतमंद लोग रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। एक दादी हैं, उनके मिलने के चक्कर में इनसे भी मिल गए। तो इत्तेफाक से मैं कविता जी से मिली, इत्तेफाक से अभी मिली, 6 महीने पहले मैं इनसे मिली थी। तो मेरे को पता नहीं था कौन सी संस्था क्या, मैं एक नॉर्मल इंसान, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मगर इनको मैं आश्वासन दे के गई थी कि नहीं आपकी मैं हेल्प करूँगी। तो मेरे को ये नहीं पता था कि व्हीलचेयर मिलती कहाँ है, क्या है, कोई संस्था है, कुछ है, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। इत्तेफाक से अभी मैं 2-2.5 महीने शायद कविता जी से मिली पहले। तो इनसे मैंने एक दिन बात करी थी, इनने कहा था ये संस्था है, मैं करवाऊँगी। तो फिर इनने मेरे को वीर जी का नंबर दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो जितना धन्यवाद करूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे मिली है। आज मेरी लाइफ में ना एक पुण्य जुड़ा है, तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका है। वैसे तो करीबन 15-20 साल से चल रही है। अब जो संस्था का नाम 2 साल से रखा गया है, और जिसमें जब से रखा है तो हमने व्हीलचेयर की सेवा चल रही है। जो ये वाली जो व्हीलचेयर है सतगुरु दयाल मंडी नगरी साहब मेरठ से उन्होंने भेजी है। उनके द्वारा अभी तक 16 व्हीलचेयर आ चुकी हैं। तो इनकी सेवा हमें पूरा सहयोग मिलता है। और संस्था की ये 65 नंबर की व्हीलचेयर है। और ना इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अकेला नहीं करता, हमारे साथ जो सभी साथी हैं, प्रधान जी हैं, राजकुमार जी हो गया, लक्की सियाना जी हो गया, सिमरन चावला जी हो गया, गुरनाम जी हो गया, सन्नी गाता जी हो गया, नीरज उपाध्याय जी हो गया, पंडित जितेंद्र शर्मा जी हो गए, एक जो हमारी बहन कविता निकी जी हो गई, सुकेतिया जी हो गई, और अपने और ममता जीना जी हो गए, मन्नी केला जी हो गए, सन्नी गाबा जी हो गए। ये सभी के सहयोग से चलती है। श्री नंगली साहब जी मेरठ द्वारा दी गई है। और ये 65 नंबर व्हीलचेयर है। हमारी बहन समाज सेवी कविता जी, इनके सहयोग से इन्होंने बताया। सपन जी जो पैरालाइज हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो ये श्री गुरु रामदास सेवा जी ट्रस्ट द्वारा ये व्हीलचेयर दी गई। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान देघाट पुलिस व SOG अल्मोड़ा की संयुक्त टीम ने वाकुड़ा चौराहे पर चेकिंग के दौरान कार तस्कर गजेंद्र शर्मा व सौरभ कुमार के कब्जे से 25 किलो अवैध गांजा बरामद किए हैं। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं ने अभियोग पंजीकृत किए हैं और कार को सीज कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के पूछताछ में बताया कि वे गांजा कलिंगा, पोडी व सराई खेत बॉर्डर खेत से मेरठ ले जा रहे थे। गांजा किससे खरीद कर ले जा रहे थे और तस्करी के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस टीम द्वारा जुटाई जा रही है। दोनों तस्कर उप्र के मेरठ के निवासी हैं। के खिलाफ हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और फिलहाल जो हमारे देघाट थाना पुलिस और SOG ने मिलकर लगभग 25 केजी से अधिक का गांजा पकड़ा है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों जो आरोपी है, ये अभियुक्त है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना था कि ये पौड़ी और जो अल्मोड़ा का बॉर्डर एरिया है वहाँ से ये लेके आ रहे थे तथा उत्तर प्रदेश की तरफ ही लेके जा रहे थे। तो फिलहाल उसमें और अभी पूछताछ की जा रही है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी खंगाला जा रहा है। टीम ने अच्छा काम किया है। हमारी जो देघाट है इसको मेरे द्वारा कैश रिवॉर्ड भी दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांवों का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्र का विस्तार किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है जिससे उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गाँवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होंगे। इन गांवों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमार हो चुके हैं। खासतौर पर यदि वीकेंड्स की बात करें तो शहर भर में लोगों जाम की वजह से आम जनमानस को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे अधिकारी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। देहरादून एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़क में किए जा रहे पैचवर्क ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहां बात पुलिस विभाग मानने को तैयार नहीं है। एक बेहतर रोड मैप बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद जरूर कर रहे हैं। हालांकि यहां दावे धरातल पर कितना असर दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, देखिए, जो भी बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है। उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी जो बरसातों में टूट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।